everyone, welcome to this educational channel and very good evening to all of you. So friends, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको बेसिकली माइकोलॉजी जो कि एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम में 404 का ही एक टॉपिक है, कंटेंट है। बेसिकली उसमें 5 यूनिट्स दी गई हैं। सो आज आपको कवर करना है पूरा माइकोलॉजी। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग बताइए कि स्टडी तो कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अलावा भी नोट डाउन करते हैं, नोट प्रिपेयर्स करते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। सो आपको उस बेस पे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहना है और ऐसे ही मेरे साथ बने रहना है। सो यहाँ पे माइकोलॉजी की बात करते हैं, जिसको आप कवक विज्ञान कहते हैं, जिसमें आप कवक यानी फंजाई जिसका स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जब आपकी जो कवक होता है यानी किसी भी, अगर आप किसी भी कवक को छोड़कर किसी भी पर्टिकुलर इंसान या फिर किसी भी चीज़ की, जीव की जो जैव रासायनिक होती है या फिर उनकी जेनेटिक्स कैरेक्टर्स होते हैं, उनका स्टडी करते हैं, तो ये उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको पता है जो कवक होता है, कवक विज्ञान को माइकोलॉजी अंग्रेजी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जो कवक होते हैं ना, मानव कल्याण के लिए जो आयुर्विज्ञान है, अनुसंधान हेतु यानी रिसर्च के फील्ड में कवक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, जैसे आपका कवक जो होता है पर्णहरिम रहित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्योंकि ये स्पोरोफिटिक पर और पैरासाइटिक्स दोनों होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की और सनलाइट जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और ये यूनिवर्सल होते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं। सड़े गले मृत जीव जंतु होते हैं। तो कवक जो हुआ है, कवक का जो आरंभ होता है, इनका इनिशिएशन जो होता है स्टेज, वो स्टार्टिंग से ही, जब मतलब पृथ्वी में जब ह्यूमन की उत्पत्ति हुई थी तभी से कवक की भी उत्पत्ति हुई थी, मान के चलिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे कवक जो होता है पर्णहरिम रहित होते हैं। इसमें जो जड़ होते हैं, तना पत्ती कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती, किसी भी शेप में नहीं होता। आपने देखा होगा मशरूम कहीं भी कैसे छत्ते के शेप में हो जाता है। सो यहाँ पे जो कवक होता है, कवक में कोई भी रूट स्टेम लीव्स नहीं होती हैं। ये पैरासिटिक्स एंड स्पोरोफिटिक्स होते हैं। अगर देखा जाए तो इनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये यूकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक एंड स्पोरोफिटिक दोनों होते हैं और इनका जो होता है बीजाणु द्वारा जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। आप छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा इनका रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के थ्रू ही इनकी जो स्पीसीज़ होती हैं वो कंटिन्यू ग्रोथ करती हैं। सो कवक जो होते हैं कुछ सहजीवी भी होते हैं। सहजीवी यानी सिम्बायोटिक रिलेशंस में होते हैं, जैसे लाइकेन और कवक साथ साथ में जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट्स भी देते हैं। क्या देते हैं? एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो ये सर्वव्यापी भी होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वव्यापी। अब इनके शब्द की उत्पत्ति की बात करें कि किस लैंग्वेज से लिया गया है। बेसिकली अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि जो कवक शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। क्या? लैटिन भाषा से लिया गया है और यह सर्वव्यापी है। कैसा है? सर्वव्यापी। पैराजीवी है, परजीवी भी है और अपना जो भोजन होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ही नहीं होती। आपको पता है जो नेचुरली प्रोडक्ट्स प्लांट होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस प्लांट होते हैं अर्थ के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जब तक उनमें सनलाइट नहीं पड़ती है तो उनकी जो लीफ होती है, क्योंकि बेसिकली प्लांट की जो लीफ होती है ना, वो फूड का प्रोडक्शन करती हैं। कब करती हैं? जब उनमें सनलाइट पड़ती है। सनलाइट जब फूड की लीफ में पड़ती है, उनमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल सनलाइट से रिएक्ट करता है। देन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद केमिकल प्रोसेस होती है और केमिकल प्रोसेस के थ्रू फूड का प्रोडक्शन होता है। बेसिकली जो प्लांट अपने लिए अपनी एनर्जी क्रिएट करने के लिए करते हैं। दूसरी बात, एनर्जी को क्रिएट करने के अलावा भी वो फूड स्टोरेज भी होता है। देन वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। और ये क्या होते हैं? इसके अपोजिशन होता है। मतलब जो कवक होते हैं नॉन ग्रीन होते हैं। अगर आप सेकेंड लैंग्वेज में कहना चाहें तो कह सकते हैं ग्रीन नहीं होते हैं। नॉन ग्रीन इट मीन्स ग्रीन नहीं होते हैं। तो कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कैसे? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से ही आरंभ करते हैं। और इनका जो आरंभ होता है, मतलब जब जगत में उत्पत्ति हुई थी तभी से है। मतलब एक डिकम्पोजर्स के रूप में या फिर अपमार्जक के रूप में कह सकते हैं। इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब जो कवक होते हैं ना,
तो इनके द्वारा जगत से कचरा हटा दिया गया, यानी कि जितने भी जीव जंतु मृत हो जाते हैं, सड़े गले हो जाते हैं, उनको धीरे धीरे ये डिकम्पोज कर लेते हैं, खाते हैं और उन्हीं से अपना स्पेशली फूड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो कवक जीवों का एक विशाल समुदाय होता है, एक मतलब बहुत बड़ा ग्रुप होते हैं कवक का, जो क्या होता है, इनको साधारणतः वनस्पतियों में भी वर्गीकृत किया गया है। और इस ग्रुप के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो पर्णहरिम रहित होते हैं। कैसे? पर्णहरिम रहित होते हैं। इसमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है बीजाणुओं द्वारा होती है, स्पोर्स द्वारा होती है। और जब भी जितनी भी सुखाए वनस्पतियाँ होती हैं, अर्थात इनके शरीर में ऊतक मतलब कोई भी टिश्यू नहीं होते, क्योंकि ये निर्जीव एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिनमें बेसिकली जीवन तो पाया जाता है, बट ये एक निर्जीव की तरह भी रह सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी टिश्यू स्ट्रक्चर्स नहीं होती है, ना ही टिश्यू बनता तो ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन नहीं बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेंगे तो बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, आपको भी पता है। इसीलिए इनमें जड़, तना, पत्तियाँ नहीं होती हैं। एक बार फिर से मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ दैट अगर कवक के अंदर कोई भी टिश्यू नहीं होगा, देन वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी उनके स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होती है। इसीलिए कवक क्या होते हैं, एक मतलब स्पोरोफिटिक होते हैं या पैरासाइटिक्स होते हैं। तो अब आगे की ओर चलते हैं। आई होप आपको इतना लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है देन आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करें, उसके साथ नोट प्रिपेयर करें और साथ ही रिवीजन करें, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। जो फंगी होता है, फंगी में आपका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यहाँ पे फंगी पर्णहरिम रहित कैसे होते हैं? पर्णहरिम रहित कैसे होते हैं? पर्णहरिम रहित। एनक्लोरोफिल्स यानी कि संवहन ऊतक रहित, ऊतक भी नहीं होते, नॉन वैस्कुलर होते हैं। और थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। और शैवालों में क्या होता है? जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। कवक परजीवी तो जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासिटिक एंड स्पोरोफिटिक्स होते हैं। और ये भी मैंने बताया कि इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्पोर्स के द्वारा होती है, बीजाणु के द्वारा छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और कवक सहजीवी भी होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनके अपवाद हैं, जैसे कुछ सहजीवी होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, जैसे कवक लाइकेन और शैवाल दोनों साथ में रहते हैं। कवक शैवाल दोनों सहजीवन बिताते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट होता है, एक दूसरे को भोजन प्रोवाइड करवाते हैं, फूड प्रोवाइड करवाते हैं। सो ये आप कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शन भी देखे गए हैं। अब बॉटनी की ऐसी ब्रांच, कौन सी शाखा जिसके अंतर्गत आप कवकों का स्टडी कहते हैं, आपका माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे आपको ये भी पढ़ना है, ये भी स्टडी करना है कि जो कवक द्वारा रोग उत्पन्न होते कौन कौन से होते हैं। बेसिकली अगर फादर की बात किया जाए तो एंटोनियो मिचेली को कवक विज्ञान का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इन्होंने 1729 में नोवा जेनेरा प्लांटम, जो नोवा जेनेरा प्लांटम आपने सुना होगा, इसके लगभग 900 जो फंगी होते हैं उनका वर्णन किया था। ठीक है, और पादप रोग जो जनक होता है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है इनको। जे बटलर को क्या कहते हैं? जे बटलर, जो भारतीय हैं, कैसे हैं? इंडियन हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। सो आप इनको नोट प्रिपेयर करें, एक बार अच्छे से रिवीजन करें, देन आपको लेक्चर ईजिली ही समझ में आएगा। सो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं हैबिटेट की, तो ये यूनिवर्सल होते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। और ये भी बताया कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, बार बार बता रही हूँ, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होती है, कहीं भी पाए जाते हैं। और ये अपना फूड का प्रोडक्शन स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए परजीवी होते हैं या सहजीवी होते हैं। यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे अचार हो गया, रोटी हो गया, फल मुरब्बा हो गया, मतलब इस पे स्पोरोफिटिक के रूप में फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ कवक वायु और जल में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, अटेंशन दीजिए यहाँ पे कि कुछ कवक जो होते हैं वायु और जल में भी पाए जाते हैं। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। बढ़ते आगे की ओर। देखिए, आप अगर एक दिन 2 दिन रोटी रख देते हैं तो उसमें मोल्ड लग जाती है, ऐसे इस टाइप के वाइट कलर के, तो ये आपका बेसिकली फंगी है,
तो कवक सड़े हुए संतरे की तरह मतलब नीले हरे रंग की चिट्ठी या बासी स्टाइल जो फूड होता है उसमें भी अचार में होता है, और स्पेशली बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि अचार में, मुरब्बे में, और जहाँ पे मटमैला होता है या फिर गंदगी होती है वहाँ पे ये ज़्यादा ही इनकी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा और देख के इमेज आप समझ भी गए होंगे बेहतर। बात करते हैं जो स्पोरोफिटिक्स जो फंगी होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं बेसिकली दो होते हैं। एक ऑब्लिगेट होते हैं स्पोरोफिटिक यानी पूर्णमतजीवी, एक होते हैं फैकल्टिव मतलब कि विकल्पी मतजीवी। स्पोरोफिटिक जो होते हैं, ऑब्लिगेट जो होते हैं मतलब कुछ कवक जो होते हैं केवल मृत पदार्थों से ही भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं, यानी किसी भी जीवित पौधे या जंतु पर संक्रमण इन्फेक्शन नहीं करते। जैसे आपका एगेरिकस हो गया, तो आप इन कवकों के नाम भी याद रखिएगा। एगेरिकस जो होता है वो किसी को इन्फेक्टेड नहीं करता है, किसी भी पर्टिकुलर जीव को, लेकिन जो विकल्पी जीवी होता है, फैकल्टेटिव होता है स्पोरोफिटिक, ये समान रूप से क्या होते हैं, ये स्पोरोफिटिक यानी कि पैरासाइटिक्स होते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये मृतोपजीवी भी हो जाते हैं, जैसे ट्रफाइना। एगेरिकस अलग है, ट्रफाइना अलग है, तो इन दोनों का नाम याद रखना है। ये आपके स्पोरोफिटिक फंगी हो गए। जो पैरासिटिक्स होते हैं, पैरासाइटिक्स कैसे होते हैं, इसमें भी दो डिवाइड है। एक स्पोरोफिटिक में दो डिवाइड थे, एक पूर्ण एक मूल। एक दूसरा ऑब्लिगेट पैरासिटिक जो होते हैं यानी कि जीवित पोषक पर उगते हैं। ठीक है, जो ऑब्लिगेट पैरासाइटिक्स होते हैं ये किसी कवक मतलब जीवित पोषक पर उगते हैं। पोषक की मृत्यु हो जाने पर ये भी डेड हो जाते हैं। अगर इनका न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया तो ये भी डेड हो जाते हैं, और इन कवक को प्रथम कृत्रिम माध्यम में नहीं हुआ जा सकता, यानी कि पक्षिनिया जैसे हो गया। पक्षिनिया भी एक कवक है, एगेरिकस एक स्पोरोफिटिक है, जबकि पैरासिटिक पक्षिनिया है। ओके, अब इनका नाम याद रख लीजिएगा। एक फैकल्टेटिव जो विकल्पी परजीवी होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं, मतलब ये मुख्यतः अगर मेनली देखा जाए तो ये स्पोरोफिटिक्स होते हैं, पैरासिटिक्स भी होते हैं, जैसे मृतोपजीवी होते हैं, किंतु विशेष परिस्थितियों में यह पैरासाइटिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे फ्यूसेरियम हो गया। ठीक है, तो पक्सीनिया, फ्यूसेरियम, एगेरिकस, ये फ्रेनेरिया, ये आपके कवक होते हैं। वे परजीवी कवक क्या करते हैं, वे परजीवी कवक जो पोषक पौधों की कोशिका के बाहरी भाग पर उगते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स होते हैं उनकी सेल्स के बाहरी आउटर पार्ट पर ग्रो करते हैं, और अपना भोजन पोषक पौधों की किसी विशेष शाखाओं जैसे हिस्टोरियम हो गया, इनमें चूस्कांग होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा लेते हैं। और ये बाह्य परजीवी एक्टोफिटिक पैरासिटिक और एक्टोफाइटिक पैरासाइटिक्स कहलाते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं, यानी कि पौधे के बाहरी भाग के सेल्स में पाए जाते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, और वहाँ से इनमें हिस्टोरियम होते हैं, जो चूस्कांग होते हैं, उनके द्वारा ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जो आपका अंतः परजीवी होता है वो भी दो प्रकार के होता है, इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर। इंटर दोनों में अलग अलग है। अंतःकोश की, अंतराकोश की। अंतरा में जो कोशिका के अंदर रहते हैं, और बाह्य जो होता है अंतरकोशिकी जो कोशिका के बीच स्थानों में रहते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे डैक्टिलेटा हो गया, आर्थ्रोपोडिस हो गया। तो ये सूक्ष्म जो जंतु होते हैं उनको पकड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें परभक्षी कवक कहते हैं, प्रेडेशियस फंगी कहते हैं। ठीक है, और ये सहजीवी शैवालों के रूप में रहते हैं। कुछ कवक जैसे सूत्र यानी पाइनस हो गया इत्यादि की जड़ों की कोशिकाओं में भी रहते हैं। बात करते हैं जो फंगी होता है उनके स्ट्रक्चर्स की, तो सरलतम जो कवक होते हैं जैसे ईस्ट एक कोशिकीय होते हैं। उच्च श्रेणी के जो कवक होते हैं जैसे मोल्ड्स हो गए, मोल्ड बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब कि यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। पादप कोशिकाओं की भांति जो कवक की कोशिका भित्ति होती है ना, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, सेल्यूलोज की बनी होती है। और इनमें जो होता है केंद्रक व अन्य कोशिका अंगत यानी सेल ऑर्गन्स भी न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियोलस जो होता है उसके अलावा भी सेल ऑर्गन्स होते हैं, जो कि सेल और उसमें साइटोप्लाज्म में विद्यमान होते हैं। और इसमें डायमॉर्फिक यानी कवक द्विरूपी भी होते हैं, दोनों सूत्रों में रह सकते हैं, जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस। सो आप जब तक इनको नोट डाउन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इनको समझ नहीं पाएंगे। अब ईस्ट जो होता है एक लघु एक कोशिकीय कवक होता है। ठीक है, ईस्ट का आकार 50 to 10 माइक्रोन्स तक होता है, यानी ईस्ट वायवी अवायवी दोनों हो सकता है, एरियल एंड एरे।
एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखिए इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे बनती है। अब यहाँ पे कवक जाल होता है जिसको माइसीलियम कहते हैं, हाइफे भी होता है, जैसे कुछ मोल्ड छत्रक होता है, कुकुरमुत्ता हो गया, ये सेंटीमीटर भी लंबे होते हैं, एरियल होते हैं बेसिकली, वायवी होते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये आपने देखा होगा इस मोल्ड को, इस कवक को, ये कुकुरमुत्ता है। कुछ कवकों में सेप्टम होते हैं जिनको पट कहते हैं आप, सेप्टम, इन्हें असेप्टेड भी कहते हैं, जैसे असंग्रहित, जो संग्रहित मुख्य भोजन ग्लाइकोजन और तेल की बूंदें होती हैं। म्यूकर राइजोपस को काला फफूंद क्या कहते हैं? म्यूकर जो होता है, राइजोपस होता है, उसको काला फफूंद, ब्लैक फंगस। पेंसिलियम को नीला तथा हरा फफूंद न्यूरोस्पोरा को कहते हैं, और लाल और गुलाबी फफूंद भी कहते हैं। यहाँ पे जो फंगल है उनका अलग अलग नाम है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं यहाँ पे ईस्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 11 की शेप में होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेड ब्लड सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये अगर एकल कोशिका से डॉटर सेल्स को अलग करके होते हैं। इनमें जैसे आपका सैकरोमाइसिस हो गया, खमीर रोटी प्रोडक्शन के लिए, और जो आपका वाइन प्रोडक्शन है, आपका शराब है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अल्कोहल जो बनाते हैं, आपको पता है कि फंगल जो डिजीज़ होते हैं ना, तो पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव होता है इसका, जैसे माइकोटॉक्सिन हो गया, माइकोवायरस हो गया, फ्रैक्शीनिया कैंडिडा हो गया, क्रिप्टोकोकस हो गया। ये इन्फेक्शन होते हैं जो कि आपको भी कहीं ना कहीं रोग फैला देते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ह्यूमन फंगल डिजीज़ की बात करें जिसमें दांत, खाज, खुजली, एथलीट फ्रूट, ये सब कुछ होता है, तो बहुत जानलेवा हो सकते हैं। तो फंगल से कई प्रकार की डिजीज़ भी होती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही। अगर आपको माइकोलॉजी समझ में आ गई होगी देन आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स तक शेयर करें, और अगर कोई इशू होता है देन आप शेयर करें, मुझे बताएं कमेंट सेशन के थ्रू। मैं आपकी इशू एंड डाउट्स को ज़रूर लूँगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको जो भी कंटेंट की रिक्वायर्ड हो देन आप मुझे बताएं कमेंट सेशन के थ्रू। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक आपके लिए गुड विशेज़ है, खुश रहें, मस्त रहें और कंटिन्यू मेरे वीडियोज़ वॉच करें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।